स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे प्री नजदीक आता जा रहा है, मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक कॉमन डाउट लेकर आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं और इसकी वजह से वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट देने छोड़ दिए क्योंकि जितनी बार वो टेस्ट देते हैं अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर वो आगे हिम्मत नहीं जुटा पाते एक अगला टेस्ट देने की। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बार अच्छे से बात की जाए, और जो भी मिथ्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी फियर है दिमाग में, उन सारी चीजों को डील किया जाए, उनको आपके दिमाग से हटाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज को लेकर के जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को लेकर के आप लोग जैसा फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो टेस्ट स्कोर्स, तो उसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो बेसिकली आज का थीम है, आज का टॉपिक है, वो यही है कि आई विल से दिस टाइम एंड अगेन। देखो, टेस्ट सीरीज के मार्क्स विल नॉट डिटरमिन योर प्री रिजल्ट। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज में 60 ला रहे हो, 70 ला रहे हो या 120 ला रहे हो, कोई भी चीज इसमें से डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि आपका प्री का रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का काम आपको प्रैक्टिस कराना है टू प्रिपेयर यू। ठीक है, बट अगेन टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स हैं, दे आर नॉट द राइट यार्डस्टिक टू जज योर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अब क्यों ऐसा है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाई इज द टेस्ट सीरीज। जो मैं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज सब आपने सुना होगा, बहुत सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं टेस्ट सीरीज देना चाहिए, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, राइट। बट फिर भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज विल नॉट डिटरमाइन कि आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। ठीक है, और इट इज नॉट द राइट यार्डस्टिक टू जज कि आप कहां स्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज यूजलेस है, टेस्ट सीरीज की बहुत सारी यूटिलिटी भी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले ये मिथ मुझे खत्म करना है कि अगर टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब प्रीलिम नहीं हो पाएगा, या टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हो ही जाएगा। ये दोनों ही चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दूसरे से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में आपको मिल रही है, और आजकल 50 टेस्ट सीरीज है, राइट। पहले कुछ शायद 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट ही निकालते थे, अब हर कोई टेस्ट सीरीज निकाल रहा है। 50 टेस्ट सीरीज मार्केट में है। अब एक चीज समझो, यूपीएससी को साल में 100 सवाल सेट करने होते हैं। ठीक है, सवाल सेट करने वालों का अच्छा लेवल होता है, दे आर प्रोफेसर्स, दे हैव एक्सपीरियंस इन सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, दे अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू टेस्ट। ठीक है, तो 100 सवाल वो एक साल में सेट करते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। ऑन द अदर हैंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव टू सेट 10,000 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ नो वन इज एट फॉल्ट हियर। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेट करना पड़ रहा है बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट द थिंग इज, इस प्रोसेस में 10,000 सवाल सेट करने के प्रोसेस में डेफिनेटली द क्वालिटी कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ यूपीएससी। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये समझिए कि यूपीएससी के जो सवाल सेट किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा, प्रोफेसर्स हु हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स, who understand that UPSC tests a particular kind of thing, a few particular abilities, right? On the other hand, coaching institutes में कौन टेस्ट सेट कर रहा है? I don't mean it to be demeaning. I don't want to sound condescending. ठीक है, टेस्ट सेट करना और क्वेश्चन सेट करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, I have worked in coaching industry during my preparation. I know it is a very difficult job, and coaching institutes also try to do their best. But still, at the end of the day, people who are setting the coaching institutes questions are people who prepared for a few years could not make it, right? So, आप ये देख सकते हैं कि जब इस तरीके का डिफरेंस होता है पेपर सेटर्स में, तो क्वेश्चन पेपर्स में भी उस तरीके की का डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। और दूसरी चीज देखो, यूपीएससी ना टेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपने कितनी सीरियसनेस के साथ पढ़ी हैं, आपको कितनी समझ में आई है, आपने उसको कितना बेसिकली आपने कितना अंडरस्टैंड किया है, दैट इज व्हाट यूपीएससी इज चेकिंग। मेंटल एबिलिटी, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि आपने कभी नहीं पढ़ा हो, फिर भी वो क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऐसे सेट किए हैं, ऑप्शंस को ऐसे सेट किया है कि आप बस वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट देख करके, थोड़ा सा अपना पेरिफेरल नॉलेज इस्तेमाल करके, पेरिफेरल नॉलेज मतलब आपने हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आपको पता है, आप उन पेरिफेरल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इवन विदाउट हैविंग स्टडीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बस आप ऑप्शंस को देख करके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके, और थोड़ा सा पेरिफेरल नॉलेज के साथ आप आसानी से उसका सवाल जवाब निकाल सकते हैं। और ऐसे कुछ 15-20 सवाल मिलेंगे आपको, राइट।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने कहा यूपीएससी ये सारी एबिलिटीज चेक कर रहा है, आप कितने प्रेजेंट हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप कितना कॉन्फिडेंटली सोच पा रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन पे कितना कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें यूपीएससी चेक कर रहा है। बट जब 10,000 सवाल सेट करने की बात है तो आप सवालों को, इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए नहीं सेट कर पाएंगे। आप क्वालिटी क्वेश्चंस लिमिटेड नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जब डिमांड इज फॉर मोर एंड मोर, देन क्वालिटी टेक्स अ बैक सीट। और ऐसे में क्या होता है, आसान तरीका क्या है सवाल सेट करने का, कोई सा भी किसी भी किताब से एक इंफॉर्मेशन उठाओ, उसको ऑप्शन में अरेंज कर दो और बन गया सवाल। You know, now this is something that is human limitation. I'm not saying someone is doing that on purpose. Every coaching is trying to provide the best test series. They are trying to make the best questions, right? But again, there are certain limitations to them. So, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप टेस्ट दे रहे हैं तो वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेस्टिंग वाले होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा था तो आप इसका जवाब दे दोगे, अगर नहीं पढ़ा था तो नहीं दे पाओगे। ऑन द अदर हैंड यूपीएससी में जब सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आपके थोड़े बहुत पेरिफेरल नॉलेज से, बाकी आप उस सवाल को पढ़ करके, उनके ऑप्शंस को देख करके आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एलिमिनेशन जो होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप लोग ये एलिमिनेशन बताते हैं कि हमने इससे पेपर निकाला है और 20-30 क्वेश्चंस में हम लॉजिकल थोड़ा एलिमिनेशन, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके हम आंसर निकालते हैं। बट हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पे भी लॉजिकल एलिमिनेशन नहीं लग रहा है। उसका कारण है यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, ये सब टेस्ट किया जा रहा है बड़े लेवल पे। यानी तकरीबन 20 से 30 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ी बहुत नॉलेज हो और उसके बाद आप लॉजिकली सोच करके उसका जवाब निकाल पाएंगे। ऑन द अदर हैंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हार्डली ऐसे 5-10 जो टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, 100 में से हार्डली 5-10 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे या जिसको आप थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ सॉल्व कर सकते थे। मोस्टली क्या रहेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड सवाल रहेंगे। तो इसलिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर गुड फॉर प्रैक्टिस, बट उनको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, उन मार्क्स को आपको दिल से नहीं लगाना है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। अब इससे हमने क्या सीखा बेसिकली, ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी आर ड्राइंग फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सबसे पहला ये कि जो मॉक टेस्ट में आपके स्कोर आ रहे हैं, इससे ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। नाउ आई डोंट मीन टू मेक एनीवन अंडर कॉन्फिडेंट, बट आई हैव सीन पीपल जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, यू नो, और प्रीलिम्स नहीं निकला। इनफैक्ट जो आप जानते हैं जो टेस्ट होते हैं, यू नो, उनमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि किसने कितने स्कोर किए। मैंने बहुत बार मैं स्कोर देखता था अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कि मैंने टेस्ट दिया, मेरे इतने मार्क्स आए। कोई है जो 120-130 ला रहा है, और वो कई बार ऐसे होते थे सेम लोग यू नो हर बार टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट में भी मैंने उनका नाम, मेरे को याद हो गए थे 2-3 नाम, मैंने प्रीलिम्स के नाम लिस्ट में भी उनके नाम ढूंढे, हार्डली कोई एक आधा मुझे दिखा, ठीक है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट जब अक्सर सेट करते हैं ना पेपर, तो दे सेट फ्रॉम देयर ओन मटेरियल। तो जो वहां पे कोचिंग ले रहा है, जो उनका मटेरियल पढ़ रहा है, जो उनकी करंट अफेयर्स बुकलेट पढ़ रहा है, वो ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाएगा एज कंपेयर टू समवन जो नहीं पढ़ रहा है, राइट। सो अगेन, इसलिए दे आर नॉट द राइट यार्डस्टिक। सो डोंट लेट इट मेक यू अंडर कॉन्फिडेंट कि भाई अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा। नहीं, आप समझो, अपनी कमियों को समझो, उसको सुधारो, दैट्स डेफिनेटली देयर। टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मैं किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 30-40 टेस्ट लगाने चाहिए सबको, ठीक है, प्रीलिम से पहले। अब आपने जितने भी लगाए हो, कोशिश कीजिए 5-7 और लगाएं, ठीक है। 8-10 टेस्ट आप लगा लें अगर प्रीलिम से पहले, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। डोंट गो फॉर ओरेकल नाउ, बट डोंट लेट द स्कोर स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग मोर टेस्ट, ठीक है। और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि आपके टेस्ट में 110 आ रहे हैं, 3-4 टेस्ट में आ गए 100 प्लस मार्क्स, अब आपको लग रहा है कि ज्यादा पढ़ने या रिवीजन की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी देयर, प्रीलिम्स तो हो गया हमारा। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट स्कोर से ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ये दोनों चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज में अगेन क्या मैंने देखा है कि कुछ टेस्ट ना आसान होते हैं, क्योंकि अलग अलग टेस्ट, अलग अलग क्वेश्चन सब अलग अलग लोग सेट कर रहे हैं। कुछ टेस्ट आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। मैं पर्सनल आपको बताऊं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 प्रीलिम से कुछ एक 10-12 दिन पहले मैंने एक टेस्ट दिया, आई गॉट 57 मार्क्स, ओके, 57 मार्क्स जस्ट 10 days बिफोर प्रीलिम्स, और मेरा पहला प्रीलिम्स था। आई गॉट रियली नर्वस, ठीक है। आई कॉल्ड माय फ्रेंड कि यार मुझे तो नहीं लग रहा मेरा हो पाएगा, अभी टेस्ट दिया 57 मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज फार। और उससे पहले मेरे सही मार्क्स थे, मेरा 80-90 का एवरेज था मेरा, राइट। बट आई गॉट 57 मार्क्स एंड आई गॉट रियली वरीड कि हो गया मेरा तो नहीं हो रहा इस बार।
सो उस दिन मैं बहुत परेशान था। मेरे फ्रेंड ने समझाया कि कोई नहीं, आप अगले दिन फिर से एक टेस्ट देना, मे बी यू विल डू गुड। अगले दिन फिर मैंने टेस्ट दिया, किसी और कोचिंग का उठा के टेस्ट दिया, दूसरा कोई, उसमें आई गॉट 107 मार्क्स। सो 57 से 107 मार्क्स। तो अब जब इतना वेरिएशन है, सो कितना उस पर रिलाई करना सही है, ये आप समझ सकते हैं। अगर मैं 57 को देख के डर जाता और दोबारा कोई टेस्ट नहीं देता, तो मैं 10 दिन तक अंडर कॉन्फिडेंट नर्वसनेस में गुजारता और शायद मैं अपना प्रीलिम्स फेल कर जाता। बट जब मैंने दिया तो आई रियलाइज कि नहीं यार, वो टेस्ट ही ऐसा था। उस टेस्ट में बहुत अजीबोगरीब फैक्ट्स और बहुत ऐसे टेस्ट हमेशा होते हैं, शायद वो डेलिबरेटली भी सेट किए जाते हैं ताकि आप जब टेस्ट दे रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए बच्चा कि हर टेस्ट में 100+ आ गया और वो ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गया, पढ़ना ही छोड़ दिया। शायद इसलिए भी वो ऐसे टेस्ट को सेट करते हैं। तो मे भी आपने कोई टेस्ट दिया हो और वो डेलिबरेटली डिफिकल्ट सेट किया गया रहा हो, आपके कम मार्क्स आए। सो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि टेस्ट स्कोर की वजह से टेस्ट देना बंद नहीं करना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग टेस्ट दिया, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे डाउट्स लेकर आ रहे हैं कि सर अब टेस्ट देने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इन टेस्ट स्कोर से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो टेस्ट देते रहना है, बट अगर स्कोर से फर्क नहीं पड़ता है तो टेस्ट को यूटिलाइज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। टेस्ट का सबसे अच्छा तरीका टेस्ट देने का और उसका सही इस्तेमाल ये है कि आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करें कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। टेस्ट का क्या होता है, आप टेस्ट कर रहे हैं, इज योर प्रिपरेशन ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो यही सही तरीका है, यही सही इस्तेमाल है टेस्ट का। सबसे पहला कुछ चीजें, कुछ यार्डस्टिक्स पे हर एक टेस्ट के बाद एनालाइज करो। बैठो, एक पेपर लो और एनालाइज करो कुछ चीजें। हाउ मेनी फैक्चुअल एरर्स, कितने ऐसे सवाल थे जो फैक्चुअल थे कि किसी किताब से उठ के आगे थे, ठीक है। और पढ़ा था तो दे दिया, नहीं पढ़ा था नहीं दे पाए। अब जो फैक्चुअल एरर्स हैं वो टॉलरेबल है, ठीक है। फैक्ट्स नहीं पता थे, इट्स फाइन, टोटली फाइन। आपको वो पता चल गए वो फैक्ट्स। अब आपने वो टेस्ट दिया, उसमें वो कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअली गलत आपने किए जो फैक्चुअल थे। अब आपको वो फैक्ट्स पता चल गए, अगली बार आप उनको सही कर देंगे, दैट्स इट, ओके। ये टॉलरेबल है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल एरर्स कितने आ रहे हैं। आप देखिए कितने कॉन्सेप्चुअल सवाल थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट्स रूल का बेसिक आइडिया क्या था, ठीक है, क्यों आया था इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट्स रूल में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें। अब ऐसी चीजों में आप गलतियां कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। इसको मिनिमाइज, जितना मिनिमाइज आप कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स को, उतना मिनिमाइज करना है, ठीक है। फैक्चुअल एरर्स डेफिनेटली, बट द थिंग इज फैक्चुअल एरर्स आप देयर इज ओनली लिमिट जहां तक आप फैक्चुअल एरर्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल सवाल अगर बार बार पूछे जाएंगे तो जो पता था नहीं पता था तो नहीं पता था। हाँ, अगर वो किसी बेसिक बुक से था, लक्ष्मीकांत से कोई सवाल उठकर आ गया और आप नहीं कर पाए, तो वो जरूर पढ़ लो एक बार, वो आपको सुधारना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्चुअल एरर्स आपको जितना कम हो सके उतना कम करना है। अगर आपको लगता है नहीं यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तुरंत उसको पढ़ो, टेस्ट देने के तुरंत बाद उसको पढ़ो और उसको समझो, ठीक है। तीसरा है सिली मिस्टेक्स कितने किए। हमेशा हर टेस्ट में आप कुछ 2-4 सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप 5-10 कर रहे हैं, 8-10 कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा मुश्किल की बात है। मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल एरर्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको एलिमिनेट करना है। सिली मिस्टेक्स ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा हॉन्ट करती हैं। अगेन आई विल टेल यू फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, हम लोग साथ तैयारी कर रहे थे एंड 2021 प्रीलिम्स में शी मेड अ फ्यू सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन नहीं पढ़ा ठीक से, हड़बड़ी में कुछ गलत मार्क कर दिया। शी मेड 1 or 2 such silly mistakes and she missed the prelims by hardly 1.5 marks. सो पूरे एक साल इस सदमे में रही कि यार मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा प्रीलिम्स चला गया। तो सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है। टेस्ट सीरीज का यही सही तरीका है। आप आइडेंटिफाई करो क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या करेक्ट, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा था और आपने उसको करेक्ट पढ़ लिया। ऐसी गलतियां कर रहे हो तो इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज का यही सही इस्तेमाल है। आइडेंटिफाई कि भाई कॉन्सेप्चुअल एरर्स हो रहे हैं, मिनिमाइज करना है। फैक्चुअल एरर्स ठीक है, उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बट जितना कम हो सके आप बेसिक जो फैक्ट्स हैं बेसिक किताबों से उनको आप अच्छे से करें। सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज, आप आइडेंटिफाई करें कि आपके जो टेस्ट स्कोर्स में टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्या ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगेन नाउ दिस इज टॉलरेबल, अगेन दिस इज टॉलरेबल कि इंफॉर्मेशन की कमी थी यार, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन उस बुक में हो जो आपने नहीं पढ़ी थी। अब सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पॉलिटी के लिए भी 2-3 किताबें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2-3 किताबें हैं। सारी किताबों में कुछ अलग अलग फैक्ट्स होंगे। आपने जो पढ़ी थी अगर उसमें था तो आप देखो कि यार कैसे रह गया, रिविजन की कमी है, राइट। बट अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी और आपको लगता है कि नहीं यार इस सब्जेक्ट की ना मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लो।
बट अगर आपको लगता है एक बेसिक सोर्स मैंने अच्छे से किया था और ये इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर से है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना ज्यादा। आपने एक सोर्स अच्छे से करा था, दैट्स फाइन। विल होप कि एक्चुअल एग्जाम में वहीं से आएगा सवाल। दूसरी चीज लैक ऑफ रिकॉल, कि यार ये तो सवाल लक्ष्मीकांत से था, ये शंकर आईएएस से था, ये श्रीराम आईएएस से था, इसी किताब से, इकोनॉमिक्स की इसी किताब से ये सवाल था और मैंने यही पढ़ी और फिर भी मैं नहीं कर पाया, यानी रिविजन्स की कमी। तो आइडेंटिफाई किया लैक ऑफ रिकॉल की वजह से कि हाँ मैंने पढ़ा था, आपको सवाल देख के समझ आ जाएगा कि मैंने पढ़ा था बट एक्जैक्टली क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, मींस यू नीड मोर रिविजन्स। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मींस ओके यू नीड टू ब्रश अप अ फ्यू थिंग्स, बट हर चीज इन्फॉर्मेशन की आप नहीं कर पाएंगे, हर फैक्ट नहीं याद कर पाएंगे, सो दैट्स टॉलरेबल। ठीक है, लैक ऑफ रिकॉल, सो अगेन दिस इज वर्केबल, दिस इज वर्केबल। आप रिकॉल रिवीजन अच्छे से करके आप रिकॉल एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, अगेन दिस इज फैटल। अगर लैक ऑफ अटेंशन कि भाई टेस्ट सॉल्व करते हो कहीं खोए हुए थे, ध्यान नहीं था या जो भी, अगर उसकी वजह से गलतियां हो रही हैं, कम स्कोर आ रहा है, सो दैट इज फेटल एंड यू नीड टू वर्क अपॉन इट। तो ये चीजें, दो तीन चीजें देखिए हमने, टेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, टेस्ट से ही आपको पता चलेगा। मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? यार मैं नहीं बता सकता तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हारी एक्यूरेसी रेट कितनी है, मुझे नहीं पता तुम सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में। कई बार क्या होता है, किसी एक साल का पेपर ज्योग्राफी हैवी था, 20 सवाल ज्योग्राफी से आ गए, किसी साल 22 सवाल पॉलिटी से आ गए, तो अब जो पॉलिटी में अच्छा था वो उसको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट? सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, बट टेस्ट सीरीज देकर के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू यूज टेस्ट। आप एक बार 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, एक बार 80 अटेम्प्ट करो, 85 करो, आप बहुत सारे टेस्ट देते हैं, आइडेंटिफाई करो किसमें कितना अटेम्प्ट किया था और कितने अच्छे नंबर थे, आप कितना, आपका एक्यूरेसी रेट कितना है। मैं अपने टेस्ट के लिए मैंने करीब 20-30 टेस्ट का एक्यूरेसी रेट निकाला था, क्या मेरा एक्यूरेसी रेट इतना है, तो फिर मैंने कैलकुलेशन की कि यू नो और कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए कि मैं 100 के करीब पहुंच जाऊं और कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। तो ये आपको एक्सरसाइज खुद से करनी पड़ेगी, आई कैन नॉट गिव यू रेडीमेड आंसर टू इट। हाउ मेनी आइटरेशंस, ठीक है, ये भी कुछ लोग 1-2 बार में पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 बार इन द सेंस 2 आइटरेशन में, कि एक बार देख लिया जो 100% थे उसको मार्क कर दिया, 50-50 वालों में 2 एलिमिनेट करके मार्क कर दिया, और कुछ देख लिया कि इसमें ठीक है कुछ गट फीलिंग लगा सकते हैं, दूसरा आइटरेशन किया, दूसरे में ज्यादातर मार्क कर दिए। कुछ लोग 3 आइटरेशन में करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए आपको क्या सूट कर रहा है। ठीक है, 2 आइटरेशन 3 आइटरेशन कितने आपको करने हैं, कितने टाइम में करना है, 1 घंटे में, जैसे मेरा था 1 घंटे में 100 के 100 सवाल पढ़ने हैं, उसमें से 25-30 मार्क करने हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगले 40 मिनट में अगेन 25-30 सवाल मार्क करने हैं, जिसमें मैं 50-50 श्योर था। अगले 20 मिनट में मैं करीब 15-20 सवाल और मार्क करूंगा, यू नो डिपेंडिंग ऑन अगेन डिफिकल्टी और मैं कितना किसमें गट फीलिंग के साथ सॉल्व कर सकता हूं। यहीं से पता चलेगा हाउ मच रिस्क यू कैन अफोर्ड। आप एक्यूरेसी रेट पे ही, आपकी एक्यूरेसी रेट जो है आप उसी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। कुछ लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो आप शायद 80 क्वेश्चंस करके ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, कुछ लोगों को शायद 90 तक जाना पड़े, बट दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, आप पे डिपेंड करता है। तो टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल इस तरीके से करें, ये सारी चीजें जानने के लिए, खुद को जानने के लिए करें कि कैसे आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाकर के कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने इटरेशंस में अटेम्प्ट करने हैं, कितना रिस्क लेना है। ये सब चीजें आप खुद को जानने के लिए टेस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि उसके स्कोर से परेशान हो। ओके, सो दिस वाज अ वेरी कॉमन डाउट जो मुझे लोग पूछ रहे थे, सो आई थॉट लेट्स एड्रेस इट एंड आई होप अ फ्यू ऑफ योर डाउट्स हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।